आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान के बी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो मल्टी टैलेंटेड है, जो कभी यूट्यूबर भी बने, कभी क्रिकेटर भी, तो कभी इन्फ्लुएंसर, और इन दिनों एक बहुत ही मशहूर पॉडकास्ट की हैसियत से वो काम कर रहे हैं। तरह तरह के शख्सियतों से वो गुफ्तगू कर रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है, ओनली वन इन वन, ज़ीशान अली खान। ज़ीशान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में, और बहुत ही खुशी का मौका है कि आज आपने वक्त निकाला इस शो के लिए और अपने दिल की बातें बताने के लिए। जानी भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप इनवाइट करें। काफ़ी टाइम से मैं देखता था कि मैं भी कब जाऊंगा आपके इंटरव्यू में, तो आज मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ीशान, मेरे कजिन की शादी थी तो हम पूरे सेम ड्रेसेस सिला रहे, तो मेरे को 10K की जरूरत थी। सेम सिला रहे हैं? अरे जबरदस्त दिखी है पहनने के पूरे 10,000 बोले तुम? 10,000 पागल है? 10,000 में क्या आता? 20,000 ले लो तुम। हाँ, अलमारी में रखा, मैं ले लो। ठीक। अस्सलाम वालेकुम, सियासत टीवी के सारे व्यूअर्स को ज़ीशान अली खान का सलाम। ज़ीशान, सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो ये कि आपने काफ़ी लंबी इनिंग खेली है, चाहे एक्टिंग फील्ड से हो या क्रिकेट में हो या फिर अलग अलग ज़ुमरों में आपने काम किया। इतने सालों का जो सफ़र रहा जिसमें आपने जद्दोजहद का दौर भी देखा, कुछ याद आता है वो पल, आपकी जो शुरुआत हुई वो किस तरह हमें बताएं। जानी भाई, मेरी शुरुआत तो क्रिकेट से हुई। जी बिल्कुल। 2008 में स्टार्ट करा मैं क्रिकेट खेलना। अच्छा। पहले तो मेरे कजन्स थे, वो लोग घर के पास खेलते थे जी। उनका नाम शहबाज छोटू है। ओके। तो वो लोग मेरे को मतलब मैचेस में लेके जाते थे, मैं घर के पास अच्छा खेलता था। तो बड़े बच्चों के मैचेस रहते थे वो, मैं तो छोटा था उन लोगों से बहुत, फिर भी मैं अच्छा स्कोर करता था। तो वहां से मेरे को बहुत जने बोले, भाई आप अच्छा खेलते क्रिकेट, इसको प्रोफेशनल क्रिकेट खेलो, प्रैक्टिस को जाओ। तो वहां से मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करा था। सेंट एंड्रयूज स्कूल है बोइनपल्ली, सेंट जॉन्स एकेडमी, वहां से मैं क्रिकेट स्टार्ट करा, क्योंकि हैदराबाद की एक ऐसी एकेडमी है वो जहाँ से बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स, रणजी ट्रॉफी, IPL, बहुत सारे लोग खेले वहां से। जी। तो वहां पे मेरा क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुई, समझिए आप। ठीक। उसके बाद फिर मैं अच्छा परफॉर्म करा, फिर हैदराबाद के लिए अंडर 16 खेला, ऑल इंडिया टूर्नामेंट, पोलियो मुरीगर ट्रॉफी बोल के आती थी, वो खेला मैं, हैदराबाद को रिप्रेजेंट जब करा 2010 में। अच्छा जी। तो माशाल्लाह से आप एक बहसियत बैट्समैन, विकेट कीपर, तो क्या वजह रही, यानी अंडर 16 तक ही आपने अपने हुनर का कमाल बताया, उसके बाद फिर आप रुक से गए, थम से गए? उसके पीछे एक रीजन है जी। मैं जब अंडर 16 ऑल इंडिया खेला था, तो अपने ओल्ड सिटी के एक प्रेसिडेंट थे, मतलब एसोसिएशन के। ओके। उनकी एक क्लब था उनका। ओके। तो मेरे को एक दिन उन्होंने बुलाए कि आप न्यू सिटी में क्यों खेल रहे हैं, आप ओल्ड सिटी के हैं, ओल्ड सिटी का नाम रोशन करो। तो मैं सोचा फिर मतलब देखेंगे क्या है, फिर एक दो जनों से डिस्कस करा, तो वो लोग भी बोले, हाँ भाई आप ओल्ड सिटी के हैं, यहाँ से आके खेलो, क्लब है अपना, इंशाल्लाह आप आगे बढ़ते हैं। वहाँ तो मैं सेट था। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को तो मतलब अच्छा स्कोरर था मैं, मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छा था। वो डिसीजन बहुत गलत था मेरी लाइफ का, जो मैं यहाँ आके खेला। ओल्ड सिटी में आने के बाद फर्स्ट सीजन मेरा 14 मैचेस में 9 हाफ सेंचुरीज है मेरे। अच्छा। और 2 5 विकेट। ओहो। जिसमें से 9 हाफ सेंचुरी में से 5 नॉट आउट हूँ। अच्छा। इतना स्कोर करने के बाद फिर भी मेरे को स्टेट की टीम में नहीं सेलेक्ट करे। रीजन पॉलिटिक्स। अच्छा। मेरे से जो कम परफॉर्मेंस कर रहा था बच्चा, उसको भेजा दिए। तो वहां से मेरा दिल में टूट गया था, मतलब मैं सब देख लिया था सबके चेहरे कि क्रिकेट में कैसा है भाई,
आप कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करें दो, या तो आपको पैसे खिलाना है, या तो आपका किसी का सपोर्ट रहना, रिकमेंडेशन रहना, बिना उसके क्रिकेट खेलना बेकार है। नहीं, लेकिन जीशान आपने बताया कि भाई अंडर 16 तक तो आपने बेहतरीन मुजाहरा पेश किया था, फिर आप माशाल्लाह से जो क्लब के लिए काम कर रहे थे वो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा, फिर आप बहुत आगे तक चले गए, फिर ओल्ड सिटी में जो क्लब था उसमें आपने ज्वाइन किया वो क्लब को, उसके बाद फिर आपका जो ख्वाब था वो अधूरा का अधूरा रहा। वो थोड़ा सा मुझे क्लियरली ये नहीं बता सक रहे हैं आप कि भाई आपका परफॉर्मेंस में तो कोई गड़बड़ नहीं थी, बिल्कुल। फिर क्या वजह रही कि आपका सिलेक्शन रोक दिया गया? क्या आप ओल्ड सिटी क्लब से आते हैं इस वजह से, या फिर आपके परफॉर्मेंस में वो हुनर दिख नहीं पा रहा था, या फिर आपको वो परफॉर्मेंस में वो चीज़ें दिख नहीं, यानी सेलेक्टर्स को वो नज़र नहीं आ रहा था? जानी भाई देखिए, सबसे पहले चीज, ये जमाना सोशल मीडिया का है। अगर आप 50 स्कोर करते आपके न्यूज़पेपर में आता, बिल्कुल। तो हर मैच में मेरा न्यूज़पेपर में नाम कंपलसरी, सेलेक्टर्स का तो देखना कैसा भी देखते हैं, ऐसा रहता। टीम के ओनर को एक ऑप्शन रहता कि भाई आपकी टीम में से एक को भेजाओ स्टेट के लिए। ओके। तो वो ओनर का जो क्या काम है, जो परफॉर्मेंस ज्यादा करे हुआ है उसको भिजाना। बिल्कुल सही तो बात। वहां पे मेरे को नहीं भिजा के किसी और को भिजा दिए। अच्छा, जिसका परफॉर्मेंस मेरे से कम है तो क्यों भिजाए उसको? ये आपका सवाल है। जी हाँ। तो यही वजह है कि आपने ये चीज को खत्म कर दिया। बिल्कुल। नहीं, अगर आप चाहे तो ये क्लब के बजाय दूसरा क्लब फिर से ज्वाइन कर सकते थे। सब हर जगह पॉलिटिक्स रहता। अब कई लोग बोलते हैं, मतलब अब सिराज गरीब थे, बिल्कुल। उनके वालिद साहब ऑटो चलाते थे। हाँ। सिराज के जैसे लाखों में एक निकल जाते हैं। जैसा इरफान पठान, यूसुफ पठान थे, उनके वालिद साहब मस्जिद में मौजन कर। हैदराबाद में लाखों बच्चे हैं जिसका अच्छा। ख्वाब क्रिकेटर बनना है, लेकिन टैलेंट भी है, बट परफॉर्मेंस टैलेंट से क्रिकेटर नहीं बन सकते आप। परफॉर्मेंस टैलेंट के साथ साथ आपको बैकअप, फाइनेंशियल आप स्ट्रांग रहना। एक 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 वक्त ऐसा आता आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती वहां पे। नहीं जीशान, आपने बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब दिया और एक सवालिया जुमला खड़ा कर दिया कि भाई अगर आपके पास परफॉर्मेंस है और बहुत अच्छा आप खेल रहे हैं क्रिकेट, तो उसके बावजूद भी आपको यानी सेलेक्टर्स की नज़र में आप नहीं आ रहे हैं, बल्कि आप जो है बलि का बकरा बनाया जा रहा है पैसे के बलबूते पर। बिल्कुल। तो इससे तो भाई जो नौजवान स्पोर्ट्स में या फिर क्रिकेट में आना चाहता है वो बेचारे का ख्वाब अधूरा का अधूरा रहेगा। बिल्कुल। अब कैसा है मालूम यानी भाई, यहाँ पे कोचेस भी जो रहते हैं ना, हाँ। झूठे ख्वाबा दिखाते हैं बच्चों को। अच्छा। आप बड़े बन सकते हैं, आप में काबिलियत है। भाई काबिलियत बहुत लोगों में है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ भाई, फाइनेंशियल आप स्ट्रांग रहे तो क्रिकेट खेलना, नहीं तो कई सारे लोग बरों में आपको क्रिकेट की तरफ से, पर्सनली मैं जानता हूँ, अपने करियर खराब कर लेके बैठे हुए हैं। मतलब क्रिकेट ये इस तक खेल लिए लोग कि आप आगे कुछ करने भी नहीं सकते, ना पढ़ सकते, ना कुछ कोर्स कर सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हैदराबाद में जो दिख के नहीं आते। और रही बात, अभी आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप आईपीएल तक पहुंच गए, अगर आईपीएल में आप परफॉर्म करें तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे पूरा आपको लाइव टेलीविजन चल रहा। सही बात है, वो तो है। वहां से देख के आपको सिलेक्शन वहां से आसानी से होता, लेकिन आईपीएल तक पहुंचने के लिए जो पापड़ा बेलना पड़ता वो किसी को नहीं मालूम। अगर ऐसा रहा जीशान, तो देखिए आने वाले वक्तों में नौजवान कैसे जुड़ पाएंगे? बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा आपने सवाल खड़ा कर दिया है। कि मैं फेस करा वो चीज़ा। हाँ। मैं फेस करा, चलो मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मेरे साथ कई ऐसे लोग हैं जो फेस करे और अपना करियर खराब कर लिए, समझा, क्रिकेट की वजह से। बहुत सारे, बहुत कम लोग हैं भाई, बहुत कम, 100 में से 2-3 लोग होंगे जो अच्छी बड़ी क्रिकेट खेले। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अब यानी आप रणजी ट्रॉफी तक ही महदूद रह सकते हैं, उसके बाद तो रणजी ट्रॉफी तक भी जाना मुश्किल है। अच्छा। अगर आप फिर भी आप रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस करें तो आपको आईपीएल के सिलेक्शन ट्रायल्स होते हैं, वहां पे भी आप परफॉर्म करें तो आईपीएल तक पहुंचते हैं। आईपीएल आप खेल लिए, वहां परफॉर्म कर दिए तो आपको किसी की जरूरत नहीं है आपको। बेशक, वो तो खैर भाई पूरी दुनिया देखती है, अब सेलेक्टर्स भी देखते हैं, और फिर आपका आना इंडिया की टीम में सेलेक्ट होना बहुत आसान हो जाता है, वो राह हमवार हो जाती है। अच्छा जीशान, अब देखिए आपने जब बताया कि भाई आपके पास पैसे हो, टैलेंट हो, तभी आप
इंडिया टीम को खेल सकते हैं या फिर बड़े बड़े मैचेस खेल सकते हैं। बिल्कुल देखिए आए दिन हम जो देखते हैं बहुत सारे क्लब्स बने हुए हैं, बहुत सारी टीमें बनी हुई है। इनका ख्वाब तो एक ही होता है, वो टारगेट ये होता है कि मैं अजहरुद्दीन बनूं, बिल्कुल सिराज बनूं या फिर इरफान पठान बनूं, तेंदुलकर बनूं। तो ये बेचारे अगर आपका इंटरव्यू देख रहे हों तो उनके लिए तो बहुत बड़ी सीख होगी। बिल्कुल। मैं ये बोल रहा हूँ, आप क्रिकेट खेलो, आपका पैशन रहा तो आप खेलो, बराबर खेलो, बट क्रिकेट के साथ साथ आप कुछ और भी करो। मतलब पढ़ाई तो कंपलसरी है, उसके साथ साथ आप कुछ कोर्स कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, बट खाली क्रिकेट के अगर आप डिपेंड रह रहे हैं तो एंड ऑफ द डे आपको मायूसी मिलने वाली है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात ये भी है जीशन साहब के जो आप क्रिकेट खेलते हैं उसमें तो काफी वक्त देना पड़ता है, बिल्कुल उसके परफॉर्मेंस आए तक, फिर आप जो भी जिसमें भी बैटिंग हो या फिर बॉलिंग हो उस तो वो तो वक्त मांगता है। बिल्कुल तो आप पढ़ाई में भी अधूरे हो जाते हैं, फिर क्रिकेट में भी अधूरे, फ्यूचर तो भाई बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। बिल्कुल। नहीं, इसमें ऑप्शन रहता जानी भाई, जैसा कि कुछ स्कूल्स हैं यहाँ पे हैदराबाद में, जी। वो लोग क्रिकेट को मतलब स्पोर्ट्स को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। अच्छा तो मतलब हफ्ते में 3 से 4 दिन आपको स्टडीज के लिए बुलाते, अच्छा बाकी का आपको क्रिकेट ही खेलना बोलते हैं। अच्छा। तो वैसे स्कूल्स में है ऑप्शन, अच्छा है, क्रिकेट भी खेल सकते हैं आप, आपकी स्टडीज भी कंप्लीट होती, आपको एग्जाम मतलब मैचेस के टाइम वो लोग आपको लीव देते। अच्छा, ऐसा बहुत सारे ऑप्शन देते हैं लोग। लेकिन वो स्कूल में आपका एडमिशन भी होना चाहिए ना बिल्कुल, भाई? उसके लिए आपको डोनेशन ही 5 लाख 6 लाख तो ऐसा रहता। बहरहाल भाई, ये इंटरव्यू सिर्फ क्रिकेट की नजर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो नाजरीन, आपने देखा कि देखिए जीशान साहब का जो ख्वाब था क्रिकेट का, वो तो खैर धरा का धरा रह गया। उसके पीछे पॉलिटिक्स भी है, फिर पैसा भी है, कई एक चीज़ें इसमें शामिल थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं उसका रीज़न है कि भाई आप एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर भी हैं, एक अच्छे इन्फ्लुएंसर भी है, न जाने बहुत सारे टैलेंट से अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है। अब हम बात करेंगे यूट्यूब के मुताल्लिक। आपने क्रिकेट से अपने करियर को यहाँ पे ख़त्म किया, फिर आप यूट्यूब की दुनिया से जुड़ गए, बिल्कुल। वो किस तरह हमें बताएं। कई बार है कहाँ जा रहे कितने रेडी होके? मैं मोता में जा रहा हूँ, वो तुम्हारे पापा का इंतकाल हो गया। क्या हुआ, पागल पागल हो गए क्या? जब देखो हमारे घर वालों के पीछे पड़े हुए रहते हैं। तुम्हारे मालूम मैं ये टाइम पे ऑफिस को जाता हूँ, फिर कहाँ जा रहे हैं कैसा पूछ रहे तुम? ये लॉकडाउन हुआ था जी। लॉकडाउन के टाइम सब घर में रह रहे थे हम लोग, बाहर नहीं निकल सकते थे। तो हम लोग एक दोस्त के घर थे, जी। खायम भाई बोल के दोस्त है मेरे, उनके घर पे हम लोग बैठते थे जी। रात में, हंसी मजाक चलता था। तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते भी, आप मैगी वाइन्स चैनल का नाम रखे, मैगी वाइन्स क्यों? हम लोग जब रात में बैठ के मस्खरापना ऐसी जोक्स करते थे, तो उन मैगी, मेरे एक दोस्त थे मैगी अच्छा बनाते थे उन्होंने, अच्छा। तो वो मैगी खाते खाते हम लोग फुल मस्खरापना चलता था। तो वहां से हम लोग बोले कि भाई अपन इसको वीडियोस में कन्वर्ट करेंगे, वीडियोस बनाएंगे। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई यूट्यूब की मेरी। तो सबसे पहले तो आपने जो वीडियोस बनाया है, मुझे जो याद आता है आपने मियाँ बीवी के मुताल्लिक वीडियोस की शुरुआत की थी। जी हाँ। वो किससे इंस्पायर होकर आपने मियाँ बीवी के वीडियोस बनाना शुरू किया, उस बारे में ज़रूर बताएं। मेरी एक दोस्त थी फिजा, अच्छा। उन्हें बैंगलोर के थे, तो अच्छा। उनका एक्सेंट भी बैंगलोरी है। अच्छा। तो मेरे को आया इसी ख्याल के हैदराबादी हस्बैंड बैंगलोरी वाइफ, अच्छा। तो इस पे वाला वर्कआउट करेंगे बोल के इस पे वीडियोस बनाए। फिर अच्छा लोग पसंद भी करे वीडियोस वो। फिर फिजा दुबई चले गए, अच्छा। फिर वहां से स्टॉप कर दिया था मैं। फिर टीम भी मेरी, जब भी हम लोग प्लान करते भाई वीडियोस बनाएंगे, तो कोई भी टाइम पे नहीं आते। अगर मैं घर को जाके उठाना, फोन आ करना, तो मैं थक गया था ये चीज़ों से। मैं बोला भाई अब ये तो मुश्किल दिख रहा है मेरे को टीम को लेके चलना। तो 1 साल 2 साल का गैप हो गया मेरे को। ओके। उसके बाद एक दिन नियामत अली है ना, परेशान जी है, जी। उन्होंने मेरे को हमेशा बोलते थे भाई बनाओ वीडियोस बनाओ। तो मैं बोला भाई टीम का ऐसा मसला चल रहा, मेरे से नहीं होता। तो उन्होंने मेरे को बोले थे भाई तुम पॉडकास्ट स्टार्ट कर लो जी। ये जो कंटेंट होता था, जिस तरह आपने फिजा का जिक्र किया, आपकी जो दोस्त है बेंगलुरु से उनका ताल्लुक था, जी हाँ। तो आप दोनों मिलकर ये वीडियोस बनाते थे और बड़े ज़बरदस्त रहते थे और बहुत ज़्यादा हंसी भी थी उसमें। जी। ये जो कंटेंट था
वो किसका होता था? मेरा ही होता था, अच्छा, पूरा मैं लिखता था सब। तो बहरहाल फिजा, जैसे ही दुबई की फिजा ले ली, वो आप अधूरे के अधूरे रह गए। जी। फिर उसके बाद आपने कैरियर के दूसरे रुख में आपने टेक्निकल तौर पर भी अपने आप को बिल्कुल। मनवाने की कोशिश की, जी। और हमने जो देखा है कि आप बहुत अच्छे कैमरामैन भी हैं, बहुत अच्छे एडिटर भी हैं, बहुत सारी खूबियों के आप मालिक हैं। तो फिर ये दुकान नहीं चली तो ये दुकान को भी आपने बंद कर दिया। फिर टेक्निकल जो दुकान आपने शुरुआत की थी वो क्यों? टेक्निकल मतलब कैसा था, एक सीनियर अपने हैदराबाद हाँ के जी, बिल्कुल। कॉमेडियन है, तो उन्होंने मेरे को बोले थे कि थोड़ा तुम एडिट करके दो। तो मैं एक मेरे से मतलब उनसे पर्सनली मेरे ताल्लुकात भी है, तो मैं वो रीज़न से स्टार्ट करा था। मेरे को एडिटिंग का तो शौक था पहले से ही, तो उनके पास मैं उनको करके देता था वीडियोस एडिट शूट वगैरह। इसमें मेरे को टेक्निकल में फ्यूचर बनाना बोल के नहीं था, बस मैं कर ले रहा था, समझिए आपको। जीशान, एक सवाल मेरा ये है पर्सनली, क्योंकि आप तो ऑलरेडी एक्टिंग की दुनिया से जुड़ गए थे, यूट्यूब के वीडियोस बना रहे थे। जब आपने कैमरा संभाला, दूसरों को एक्टिंग करते हुए देखकर आपके दिल पर क्या बीती थी, वो बताइए जरूर। तकलीफ होती थी बहुत। क्योंकि देखिए, आप जो हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आप कैसे कैसे लोगों को आपने हैंडल किया, उस बारे में बताएं। बहुत एक अजीब लगता था आपको? हाँ, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सोचता था मैं बैठ के। क्योंकि देखिए, जो आर्टिस्ट होता है बिल्कुल। उसके पास टैलेंट होता है, वो इस तरह की चीजों को देखकर थोड़ा अटपटा जाता है, और भाई एक अजीब किस्म की कैफियत पैदा होती है। तो आपकी कैफियत क्या रहती थी? आर्टिस्ट अगर रहा तो एक टेक दो टेक में शॉट हो जाता, नहीं रहा तो थक जाना है आप बोल के 10 बार भी नहीं होता वो। तो आपको टेक्निकल में भी काफी मुश्किलात का सामना करना बिल्कुल, पड़ा। बहुत एडिटिंग में भी बहुत। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि भाई रील वाली दुनिया नहीं है, कैन वाली दुनिया नहीं है, बिल्कुल। वरना ये लोग को कैन लाते लाते पूरे पैसे चले जाते थे। बिल्कुल अभी सही। देखिए डिजिटल हो गया है, उसमें आपको कार्ड सिस्टम है, जो भी है सिर्फ 1 2 का delete 4 करना होता है, है। बस डिलीट करना है। तो आप डिलीट करते करते थक जाते थे होंगे। उंगली में दर्द। तो बहरहाल बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन खबरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के नौजवान यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, न जाने बहुत सारी खूबियों के मालिक ज़ीशान अली ख़ान से। ज़ीशान ने ब्रेक से पहले बड़ी अच्छी बातें हमसे शेयर की और इस इंटरव्यू में काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो टेक्निकल का जहाँ तक ताल्लुक़ था, वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिला सिवाय डिलीट करने के। लेकिन एक सवाल ये ज़ीशान, क्योंकि आप हैदराबाद के बड़े ही मंझे हुए, बड़े ही मशहूर अदाकार अदनान साजिद खान साहब के आप कजिन होते हैं, यानी आप भतीजे होते हैं, मुझे जो इल्म है। बिल्कुल। तो जब आपने एक्टिंग से जुड़ी चीज़ें की, क्योंकि वीडियोस बनाना शुरू किया, तब आपने गुल्लू दादा साहब से या फिर उनकी फिल्मों के लिए या फिर हैदराबाद डायरीज से कभी आपने रुजू होने की कोशिश की या फिर एक्टिंग करने की बात की, उस बारे में बताएं। नहीं, कैसा है, मतलब आप बिल्कुल सही बोले, कज़न है, चाचा है। मैं अपने आप को उतना काबिल नहीं समझा कि अभी मूवीज़ के लिए मैं बोलूं या हैदराबाद डायरीज के लिए बोलूं। जैसा मतलब मैं बोलने के लिए सोच रहा था कि भाई बोलेंगे, इंडस्ट्री बंद हो गई। अच्छा।
फिर अच्छा। मैं खुद का स्टार्ट कर लिया, अच्छा। तो तब मौका मिला ही नहीं मेरे को। अच्छा। सोचा था मैं, लेकिन गुल्लू दादा को बोलना मूवीज के लिए, बट मूवीज ही नहीं आ रहे हैदराबाद के। बिल्कुल नहीं जीशान, मैं आपको बता दूं कि देखिए अदनान साजिद खान साहब जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि हमने ऑर्केस्ट्रा में भी साथ काम किया, फिर आए दिन फिल्मों में, फिर हैदराबाद डायरीज में भी आप देखते हैं, बिल्कुल। तो उनके जरिए कई आर्टिस्टों को मौका दिया गया है। चूंकि आप तो कजिन हैं, आप बिल्कुल आपका करीबी रिश्ता रहा है, तो उस नजरिए से मैंने ये सवाल किया था, तो बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया। चलिए, अब जब आपने हैदराबादी इंडस्ट्री का बात की, तो ये जो फिल्में नहीं चल रही हैं, इसके पीछे यूट्यूबर्स का भी कितना रोल है, उस बारे में बताएं। अरे मैं क्या, गुल्लू दादा खुद बोले ये चीज जी जी। कि हैदराबाद के मूवीज नहीं चलने का रीजन हैदराबाद के यूट्यूबर्स है। अच्छा। क्योंकि रीजन भी ये बोले उन्होंने, जो हम लोग मसाला मूवीज, जो हैदराबादी मूवीज रहते हैं 2 घंटे का जो एंटरटेनमेंट है, वो यूट्यूबर्स 15 मिनट में 10 मिनट में दे दे रहे, अच्छा। इसलिए भी पब्लिक नहीं देख रही। तो हो सकता है ये भी रीजन, और जेन्युइन दिखा मेरे को भी। आप देख लो शहबाज भाई, शाहरुख भाई, ये लोग जितना एंटरटेन कर रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट में, वो मजा लग गया पब्लिक को। नहीं, जब आपने ये जवाब दे दिया, तो अब मेरा सवाल ये है, जब आपका ख्वाब था कि फिल्मों से जुड़ूं, फिर आप अपने जो एक्टिंग के गुण हैं वो थिएटर तक पहुंचाऊं, या फिर सिल्वर स्क्रीन पर बताऊं, भाई जब आपने खुद कहा कि फिल्में नहीं चल पा रही हैं और फिल्में नहीं बन रही हैं, तब जैसा सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, बिल्कुल। कई एक प्लेटफॉर्म्स में आप अपना हुनर बता सकते हैं, एग्जैक्ट। तो भाई आप एक्टिंग के बजाय फिर पॉडकास्ट की तरफ क्यों आए? लफ्ज़े मेरे को काम करना था भाई, टीवी पे दिखना था, सोशल मीडिया पे दिखना था। तो एक्टिंग का तो मेरे को मतलब किसी, मेरे को ऐसा था नहीं कि भाई आपके चैनल में मेरे को लो, आपके चैनल में लो। मेरा तो मैं नहीं कर रहा था, मेरे को करना तो खुद का ही था। चाहता तो मैं गुल्लू दादा को भी बोल सकता था, हैदराबाद में मतलब यूट्यूबर्स जितने भी है मेरे खास है, क्लोज है, दोस्ती है मेरे। शहबाज भाई बहुत क्लोज है मेरे से, मैं उनको भी बोल सकता था, अच्छा। लेकिन मैं किसी को भी नहीं बोला कि भाई मेरे को चैनल में आप लो। अच्छा। मेरे को करना खुद का ही था। अच्छा। तो ये रीजन है मेरे को पॉडकास्ट शुरू करना। अब मैं एक्टिंग शुरू करूंगा तो फिर मेरे को टीम होना उसके लिए, फिर मैं वो पीछे जाना नहीं चाह रहा था, तो ये रीजन था मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करा। जब आपने यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा, आपकी फिजा, आपकी दोस्त थी, फिर आपकी टीम थी, फिर उसके बाद आपने यूट्यूब के जो वीडियोस बनाना बंद कर दिया, लेकिन 3 साल का वक्फा क्यों लिया? आप उसमें भी आप पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते थे, यानी सोचने का आपको मौका नहीं मिल रहा था कि मैं क्या करूं? यानी भाई अपार्ट फ्रॉम दिस सोशल मीडिया यूट्यूब, उसके अलावा मेरा बिजनेस भी है। अच्छा। मेरे कपड़ों की दुकान है, माशाल्लाह। मैं उसमें बिजी हो गया था। अच्छा। लेकिन पैशन तो था मेरे को, मेरा स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ आपको, क्रिकेटर या कुछ एक्टिंग, ये चीज में ही था मेरे को। ओके। क्रिकेट तो ख्वाब अधूरा रह गया, तो मैं बोला इसमें तो कुछ करना ही करना है, बिल्कुल, सवाल ही नहीं। क्योंकि बिजनेस भी जरूरी है इंसान को। नहीं, ज़रूरी है। ये तो मैं आगे आपको ज़रूर ये सवाल करने वाला था कि भाई बिल्कुल। देखिए, आपकी रोटी रोज़ी या फिर आपका रोज़गार, कोई अगर आपके साइड में बिजनेस हो, तभी आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल। वरना बहुत मुश्किल, क्योंकि कई एक आर्टिस्ट हैं जिनके पास फन होता है और लेकिन काम करने के लिए कुछ नहीं होता, वही। तब बेचारा एक्टिंग से तो भाई अपना पेट नहीं भर सकते, बिल्कुल है तो ना? ये रीजन था, अच्छा। बिजनेस में बिजी हो गया था। चलिए, आपने जब बिजनेस का जिक्र किया, तो आपके माशाल्लाह बहुत सारे शोरूम्स हैं, 2 है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसको संभालते हुए फिर आप अपने एक्टिविटीज जारी रखते हैं, बिल्कुल। वो किस तरह हमें बताएं? आप देखिए, पैशन अगर किसी का है तो वो तो दीवाना हो जाते उसमें। मेरे को शुरू से भाई, मतलब मैं जब छोटा था, कोई चीज अगर मैं ठान लिया तो मैं करता ही करता था। अच्छा। क्रिकेट के पीछे तो इतना दीवाना था मैं, धूप रहने दो, रात दिन कुछ भी नहीं देखता था, वैसा क्रिकेट खेला मैं। तो मैं कोई भी काम करा तो मैं ऐसी चीज करता हूँ। बिजनेस तो मेरा है, उससे तो मेरा घर चलना है, बिल्कुल, वो सवाल ही तो नहीं। मेरा अलग ही है, समझो आप, वो घर के लिए है वो। ये जो भी मैं यूट्यूब ये सब कर लेता हूँ, मैं अपने आप के लिए, ये सब मेरा पैशन फॉलो के बस। अच्छा, ये आपका पैशन है। बिल्कुल। हाँ, पैशन के साथ साथ बिजनेस है, बिल्कुल। तो दोनों चीजें बराबर बैलेंस में चल बैलेंस रही हैं। चलती। ज़ीशान अली खान, आपने बहुत सारे वीडियोस किए हैं, लेकिन एक सवाल आपसे ये है कि क्या फील होता है जब कोई आपकी वीडियो वायरल होती है? अरे बहुत जबरदस्त सवाल करे आप।
सबसे पहली चीज तो जानी भाई, जो अपन वीडियो सोचते ना कि ये वायरल जाती, वही वीडियो नहीं जाती। सोशल मीडिया का भरोसा नहीं है भाई, कौन सी रील कौन सी वीडियो कब वायरल होती नहीं मालूम। अब मैं इतने पॉडकास्ट करा ना, एक पॉलिटिशियन थे, उनका पॉडकास्ट में करा था जी। उनके रील्स हर पार्टी वाले शेयर करें, अच्छा। कांग्रेस, टीआरएस, इतने वीडियो शेयर हुए, इतनी वीडियो, मतलब लोग मेरे को मतलब पहचान रहे वो वीडियो से। क्या बात। बहुत सारे पॉडकास्ट करा हुए, लेकिन खासकर मैं कहीं भी गया तो अरे भाई अब उनका अच्छा करे, बहुत कई सारे पेज, मैं 100-150 पेजेस पे तो देखा वो वीडियो। क्या बात। तो बहुत खुशी हुई देख के भाई इतना वायरल हो रही वीडियो। कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट भी होते हैं, अपन जो सोचते वीडियो जाना वही नहीं जाती। नहीं, कभी ऐसा होता है जीशान कि देखिए काफी आप मेहनत करते हैं बिल्कुल। किसी के पीछे कि भाई देखिए मैंने ये गेस्ट को लाया है और ये तो छिक्का मारेगा, है ना, क्योंकि वो अपने यूट्यूब चैनल के जरिए काफी दिग्गज होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब पॉडकास्ट उनका टेलीकास्ट होता है या फिर आप अपलोड करते हैं बिल्कुल। तो बड़ी मायूसी होती है। तो बहरहाल आपने सही फरमाया कि भाई सोशल मीडिया का कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल। अब कभी कभी कोई चीजें बहुत आप खुद सोचते हैं कि ये तो अब्रप्ट थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा हिट हो जाती है। मैं एक रील डाला था इंस्टाग्राम पे, जी। अपने हैदराबाद के एक्टर ही है उन्होंने, मैं सोचा नहीं था कि मतलब इतने व्यूज आते उस पे, ऑलमोस्ट 9 लाख व्यूज है उस पे। क्या बात है, जबरदस्त। बिल्कुल। तो मैं वो वीडियो से नहीं सोचा था, बाकी के वीडियोस तो नॉर्मल थे। ऑलमोस्ट मेरे को 8 लाख 9 लाख 7 लाख ऐसी व्यूज आ रहे हैं। पहले तो 1000 व्यूज 2000 व्यूज आते थे। अब जैसा उसके बाद बढ़े, फिर 50,000 शुरू हुए, फिर 1 लाख, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हाँ माशाल्लाह जबरदस्त। क्योंकि यूट्यूब का तो भरोसा नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे हैदराबाद के बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी व्यूज नहीं आ रहे अब। अच्छा। अब ये बड़े यूट्यूब चैनल जीते भी है ना, उन लोगों को भी व्यूज नहीं आ रहे। इसका रीजन आप क्या मानते हैं? 2 चीजें हैं भाई। एक तो वीडियो में हम लोग नोटिस करें, यूट्यूबर्स वीडियोस में लड़की है तो व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। ऐसा सोचते थे पहले, लड़की नहीं है तो कम आ रहे, लेकिन अब लड़की को भी लियो आप किसको भी लियो, व्यूज कम ही आ रहे। मेरे को ऐसा फील होता कि हैदराबाद की ऑडियंस थक गई देख देख के, अब कुछ नया होना बोल रही। ये एक रीजन हो सकता नहीं, कुछ और भी है जीशान के, कुछ वल्गर कंटेंट भी आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और लेकिन बहुत सारी जगह से हम जो देखते हैं ओटीटी आने से, हाँ, वो कंटेंट में कुछ चेंजेस, भाई वो चीज तो हम नहीं कर पाते क्योंकि हम हैदराबादी है, बीइंग हैदराबादी हम ये चीजों को तो अपना नहीं सकते। इसीलिए जो व्यूज है वो ठीक है। बिल्कुल वही। अब गंदगी तो नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते, ये अपना जॉनर भी नहीं और कर भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। बिल्कुल, क्योंकि साफ सुथरा कंटेंट रहता है हैदराबाद के जितने भी यूट्यूबर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल ही नहीं है। ये भी हो सकता, ये रीजन भी हो सकता है। बिल्कुल। पॉडकास्ट में आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिलता है, जिसकी वजह से आपका ये पॉडकास्ट कंटिन्यूएशन में चल रहा है? सपोर्ट तो देखिए आप, मैं आपको इसकी जर्नी बोलता हूँ अगर आप। जी बिल्कुल। मैं पॉडकास्ट जब स्टार्ट करा, फर्स्ट वीडियो मेरा शूट करा था परेशान अन्ना के साथ। अच्छा। वो पॉडकास्ट हो गया खराब। अच्छा। टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स आ गए उसमें, फिर भी मैं वो अपलोड कर दिया। करने के बाद मेरे को शहबाज खान का कॉल आया। शहबाज भाई मेरे को कॉल करके बहुत एनकरेज करे। मैं अपलोड करने के बाद मतलब मैं बोला भाई नहीं हो रहा ये भी, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या होता है कि ऐसा था मेरे को। लेकिन उन कॉल करने के बाद मेरे को एक बूस्ट मिला कि भाई मैं इतना खराब भी करा तो लोग अच्छा है बोल रहे हैं। तो वहां से मैं बोला अब तो करना ही करना है। अच्छा। शहबाज भाई एक बड़े यूट्यूबर है हैदराबाद के, उन्होंने कॉल करके एनकरेज करे मेरे को, तो मैं बोला भाई अब तो मेरे को करना ही है। फिर उसके बाद जैसा 1-2 एपिसोड आए, गुल्लू दादा भी तारीफ करे मेरे को, साजिद चाचा जो बिल्कुल, अरे अच्छा कर रहे तुम। मैं बोला अब तो खत्म, कुछ भी नहीं है, अब हैदराबाद के बड़े स्टार बोल दिए मेरे को। फिर मैं बोला चाचा आपको खुद आना है पॉडकास्ट में। बिल्कुल। फिर उन्होंने आए, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी गेस्ट है आए, मैं बुलाया। तो गुल्लू दादा भी मेरे को मैसेज करते थे तुम अच्छा कर रहे हैं, इसको ऐसा नहीं ऐसा करो, इसको और अच्छा कर सकते हो तुम, बहुत सारी चीजें अनु भी बोलते थे। बेशक। तो शहबाज भाई का और गुल्लू दादा का सपोर्ट बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। चलिए, जब आपने बताया पॉडकास्ट के जरिए आपको बहुत सारे गेस्ट बुलाने पड़ते हैं, उनसे सवालात करने पड़ते हैं, जिस तरह हम कर रहे हैं, आपका जो तजुर्बा है, सबसे ज्यादा तकलीफ
किस एपिसोड में हुई उस बारे में जरूर बताएं। अरे ये गुल्लू दादा का पॉडकास्ट था। अच्छा, आप यकीन मानिए, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, शायद ही गुल्लू दादा ऐसा कभी मतलब किसी के पास गए होंगे। मैं पहली बार फर्स्ट पॉडकास्ट गुल्लू दादा का शूट करा तो पूरा पॉडकास्ट खराब। अरे मेरा माइक ऑन था, उनका माइक ऑन नहीं था। अरे रे रे, हम पूरा होने के बाद देखे अच्छा क्या हो गया। फिर उनको बोला कि ऐसा खराब हो गया, अच्छा तो उन्होंने बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर आता हूँ बोले। अच्छा। फिर आए हूँ। फिर जब बहुत डर डर के मैं इतने पॉडकास्ट में गुल्लू दादा का पॉडकास्ट सबसे डर के करा। मतलब पहली बार खराब हो गया था, सेकंड टाइम उन्होंने आए, बहुत बड़ी बात है टाइम निकालना। बिल्कुल सही, सवाल ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सेकंड टाइम आए तो मैं बोला आप कुछ भी गड़बड़ नहीं होना भाई। तो ये था, देखिए आप सबसे इतने पॉडकास्ट में। अच्छा, सबसे ज्यादा पॉडकास्ट में किसको झेलना पड़ा? अगर बहुत सारे गेस्ट आपके पास आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, भाई नाम तो नहीं ले सकता मैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप इशारा दे दीजिए, वो जी, उन्होंने खुद भी समझ हैदराबाद जाएंगे। के एक सीनियर है, समझिए आप, जी, उनको बहुत झेलना पड़ा अच्छा क्योंकि थोड़े बातों ने झूठ बोले। अच्छा तो मेरे को बाद में लोग कमेंट्स करे, पर्सनली मैसेजेस करके बोले कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ये सब करे हुए नहीं है। तो बड़ी तकलीफ हुई आपको? कैसा रहा था मालूम भाई, अब अपन किसी को गेस्ट को बुला रहे हैं, सर आप तो ये चीज में माहिर है, आपके सामने हम बच्चे हैं अरे नहीं, नहीं, इंटरव्यूज पॉडकास्ट के लिए, तो अपन को ये उम्मीद रहती है कि गेस्ट सच बोलेंगे, बेशक। पब्लिक को मतलब इंस्पायर करेंगे। बेशक सही बात। गेस्ट ही आके झूठ बोल रहे तो पब्लिक क्या सोचेंगी? कुछ भी नहीं सोचती भाई, आपकी वो जिम्मेदारी नहीं है, हाँ। लेकिन उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। वही। जो गेस्ट होता है भाई वो काबिल भरोसा होता है। बिल्कुल भाई देखिए, ज़ीशान अली खान को हम बुलाएं, भाई हमसे हम जो सवाल कर रहे हैं वो बेचारे अगर झूठ बोलना शुरू कर दिए, भाई हमको तो पता नहीं चलता। देखिए अंडर 16 में आप खेले, बिल्कुल। आपने बताया, भाई मैं आके मैच थोड़ा ही देखता हूँ, सही। लेकिन भाई आपके जमीर की आवाज पे सच बोलो भाई, बिल्कुल। ऐसा मत करिए, है ना? नहीं तो वो एक वर्स्ट था, समझिए आप। अच्छा, नहीं नेक्स्ट टाइम आप जो है थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा नहीं कीजिए। बिल्कुल, मैं बहुत होमवर्क और बहुत वेरीफाई कर रहा हूँ चीजों को। बहुत बड़ा सबक था, समझिए वो। बिल्कुल। अच्छा, पॉडकास्ट की बात हम करें, वैसे तो आप अल्हम्दुलिल्लाह हालिया दिनों में स्टार्ट किया है, लेकिन कितनी तकलीफें होती है गेस्ट मिलने में और फिर उनके सवालात चुनने में और बहुत सारी चीजें। उस सबसे बारे में। बड़ी तकलीफ मेरे को पॉडकास्ट में, गेस्ट जो डेट देते वो टाइम पे कैमरा टीम अवेलेबल नहीं रहती। ये सबसे बड़ा हेडेक है, दोनों अच्छा। एक साथ आना बोलते मेरे को वो एक टफ है। सवालात तो मैं लिख लेता हूँ, वो लोग बिल्कुल। मतलब बोलेंगे पर्सनल लाइफ, बिल्कुल। मतलब जो वीडियोस करे, जो भी हाँ। मूवीज करे, कैसा है क्या है, सब में क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ। सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि दोनों एक दिन में मैच होना, कैमरा टीम और गेस्ट, ये एक सबसे बड़ा हेडेक है। आप कैसा इतने 300 एपिसोड कर लिया मालूम। नहीं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से कुछ चंद चीजें झेलनी पड़ती है ज़ीशान, क्योंकि जब आप मैदान में उतर गए हैं तो हर चीज को फेस करना पड़ता है ना? बिल्कुल। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, अब उसके लिए तो खैर भाई हमारे पास कोई ऑप्शन बचा हुआ नहीं होता, लेकिन फिर भी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। आपने एक्टर यूट्यूबर के साथ साथ पॉलिटिशियन को भी बुला लिया बिल्कुल है ना? वो भी आपके लिए बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल बड़ी अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाइए, अच्छे अच्छे इंटरव्यूज कीजिए। जी। एक सवाल ये है ज़ीशान के, जब आप पॉडकास्ट करते हैं, ये भी एक एज ए एंकर ही काम कर रहे हैं, बिल्कुल। एक स्टेज के एंकर में और स्टूडियो के एंकर में आप कितना फर्क महसूस करते हैं? टफ तो मेरे को टीवी एंकर ही दिखते हैं भाई, क्योंकि आपको किसी गेस्ट को भी बुला रहा तो उसको स्टडी करना, उसके बारे में जानना, ये बहुत सारा होमवर्क रहता। अब स्टेज पे क्या अपन कोई भी आ रहा तो नॉर्मली एक सवाल कर लेते, तो टफ तो मेरे को यही दिखता टीवी एंकर, जैसे आप है। नहीं नहीं, मेरा नहीं, मतलब एक जनरली होता ये कि भाई आपकी जिम्मेदारी बन जाती है ज़ीशान, क्योंकि देखिए जो चीज़ें आप बोल रहे हैं, क्या मैं सवाल कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है बिल्कुल। और फिर पूरी दुनिया देखती है। बिल्कुल। स्टेज में ऐसा नहीं होता, चलते फिरते गेस्ट आते हैं और जाते हैं, वहां पे कोई रिकॉर्ड नहीं करता, एक एक बिल्कुल। लफ्ज आपका जो है रिकॉर्ड नहीं होता। बिल्कुल। उस लिहाज से भी जो है स्टेज का एंकर बड़ा आज़ाद होता है ना? क्योंकि मैंने स्टेज शो भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं। फ्यूचर प्लानिंग के बारे में आप ज़रूर बताएं, क्योंकि पॉडकास्ट तो कर रहे हैं, बिल्कुल। अब
आने वाले वक्तों में क्या आप फिल्मों से जुड़ेंगे अगर मौका मिल जाए, या फिर सोशल मीडिया पर ही अपना हुनर बताएंगे? अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह करूंगा मूवीज में। अगर हैदराबाद की इंडस्ट्री फिर स्टार्ट हुई तो मैं एक करा भी कैरेक्टर छोटा। अच्छा। अभी एक मूवी आने वाली है हैदराबाद की, बदमाश अच्छा। पोटे रिटर्न्स। अच्छा, ओके। उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर है, वो भी गुल्लू दादा के साथ ही है। अच्छा, माशाल्लाह। जी हाँ। तो आपने शुरुआत तो कर दी है हाँ। सिल्वर स्क्रीन आप पर। भी है वो मूवी में? हाँ बिल्कुल, मैं भी हूँ भाई। इत्तेफाक की बात है, आपकी हमारी शूट एक साथ नहीं थी, बिल्कुल। लेकिन अच्छा शूट पे मुलाकात हुई थी। बिल्कुल। तो उसमें छोटा सा कैरेक्टर है। अगर मौका मिला आने वाले मूवीज में तो मैं बिल्कुल करूंगा, लेकिन पॉडकास्ट तो मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू रखने वाला हूँ। अच्छा जीशान, अगर आपको कोई फिल्म में मौका दिया जाए तो किस तरह के रोल आप करना पसंद करेंगे? अब इंसान की ख्वाहिश तो हीरो बनने की रहती है। अच्छा। अगर कैसा रहना हो कैरेक्टर, मतलब अच्छा रहना, ज्यादा रहना, ऐसा आके चले जा रहे हैं, लेंथी कैरेक्टर। लेंथी कैरेक्टर रहना, वो आ रहे पंचायत दे के जा रहे हैं, वो दे के जा रहे हैं, ये नहीं करना है भाई मेरे को, अच्छा। टू बी ऑनेस्ट। नहीं, लेकिन देखिए इस इंडस्ट्री में भी काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। आप पॉडकास्ट के जरिए आप बहुत सारी चीजों को झेल रहे हैं, बिल्कुल। और हर आर्टिस्ट से आप मिल भी रहे हैं, उनसे काफी तजुर्बा आपको हासिल हो रहा होगा। उस लिहाज से भी मैं बता रहा हूँ कि भाई इस इंडस्ट्री में भी पैर जमाने हों तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या आप इसके लिए राजी है? देखेंगे इंशाल्लाह। पापड़ा तो बेलना अब नहीं हो सकता। अच्छा। बहुत पापड़ा स्टार्टिंग से बेल लेते आगे, अब मुश्किल है। ओके। चलिए चलते चलते मेरा सवाल ये है कि जो नौजवान आपके पॉडकास्ट जैसा कोई प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं, या फिर यूट्यूबर बनना चाहते हैं, या फिर टेक्निकल टीम से जुड़ना चाहते हैं, टेक्निकल चीज़ें करना चाहते हैं, उनके लिए आपका पैगाम क्या रहेगा? जो भी मतलब यंगस्टर्स, नौजवान जो भी आना चाह रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो आप वीडियोज अगर बना रहे हैं तो कंटिन्यू रहना। अब मान लो आप अगर एक फ्राइडे वीडियो डाल रहे हैं तो एवरी फ्राइडे वीडियो आ जाना आपकी, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब वीडियो एक डाल दे रहे फिर एक महीने के बाद एक डाल रहे हैं। तो कंटिन्यू रहना, कंसिस्टेंट रहना, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं भी देखा है चीज़, नोटिस करा, मेरे को भी मेरे जो बड़े हैं यूट्यूबर सीनियर, वो लोग भी बोले ये चीज़, तो ये मस्ट है, समझो आप। तो बहरहाल ज़ीशान अली खान साहब, आप आए, इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ सवाल रह गया है तो आप बताइए, मैं फिर से सवाल कर लूँगा, फिर आप जवाब दे सकते हैं। नहीं बिल्कुल, थैंक यू सो मच जानी भाई, आप इनवाइट करें। बहुत टाइम से मतलब सोचता था मैं आपके, मतलब पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपके भी वीडियोस देखा, जानी भाई कैसा पूछते सवाल, सबका थोड़ा थोड़ा देख के मैं बिल्कुल नहीं, देखिए कोई भी आदमी भाई मुकम्मिल हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो सीखना पड़ता है। हम भी किसी से सीखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी चल रहा है, गाड़ी चलाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच जीजान, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिदा सितारों का सिलसिला हम जारी रखेंगे हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।